नमस्कार। दिल्ली करंट अफेयर सुजसी बुलेटिन में एक बार पुनः जीएस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। करंट अफेयर की चर्चा को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है, शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। कौन? शिक्षा वह प्रकाश है, उस लाइट की तरह कार्य करता है, उस प्रकाश की तरह कार्य करता है जो हमें अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और हमें बताता है कि हम कौन है। आपने सुना होगा तमसोर्मा ज्योतिर्गमय। तो ये तमसोमा जो तमस है, अंधकार है, इसको दूर करके और हमारे जीवन में उजाला फैलाता है, हमारे जीवन को रोशन करता है। कौन? शिक्षा। और शिक्षा हमें यह बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं, हम वर्तमान में किस स्थिति में हैं और इन फ्यूचर हमारे अंदर कौन सी कैपेसिटी है जिसके कारण हम किस पोस्ट पर, किस पद पर पहुंच सकते हैं, किस स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये बताने वाला जो हथियार है, वो औजार है, वो है शिक्षा। इसलिए शिक्षा रूपी प्रकाश को आप दैदीप्यमान बनाए रखिए, उसको प्रकाशमान बनाए रखिए। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। आज सबसे पहले न्यूज है, प्रवासी राजस्थानी मीट एवं दिवस। आपको ध्यान ही होगा कि अभी प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा ये डेट याद रखना है, 10 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। कहां मनाया जाएगा? जयपुर में मनाया जाएगा। इसमें क्या है कि जितने भी प्रवासी राजस्थानी लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनको राजस्थान में बुलाकर और राजस्थान में अधिक से अधिक निवेश को बढ़ाने के लिए और राजस्थान के विकास में उनके सक्रिय योगदान को प्राप्त करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। और इसके लिए बहुत सारे मीट पहले आयोजित किए गए। तो अभी 28 अक्टूबर 2025 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में मीट आयोजित किया गया और इन प्रवासी राजस्थानी समुदाय को बताया गया कि 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में जो आयोजित होने वाला प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रित किया गया। और इसमें जो CII है, इसके सहयोग से ये कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया गया है। और ये राज्य सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रवासी राजस्थानी समुदाय से जुड़ाव को सुदृढ़ बनाना। इस विभाग में जो नोडल विभाग है इस कार्यक्रम के लिए, जो प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, इसमें एक तो उद्योग विभाग और एक राजस्थान फाउंडेशन, ये मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये जो प्रवासी राजस्थानी मीट आयोजित किया गया, तो ये ध्यान रखना हो सकता है कि प्रवासी राजधानी दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल ने आकर, और ये सवाल आ सकता है कि प्रवासी राजधानी मीट कहां कहां आयोजित किए गए। तो इससे पहले 2 मीट और आयोजित किए गए हैं, पहला हैदराबाद के अंदर, दूसरा सूरत के अंदर, और अभी जो तीसरा मीट आयोजित किया गया है वो किया गया है कलकत्ता के अंदर। तो ठीक है, पहला कहां किया गया? हैदराबाद में। दूसरा कहां किया गया? सूरत में। और तीसरा अब किया गया है वो है कोलकाता के अंदर। कहां है? कोलकाता में। तो ये एक बात ध्यान रखना कि प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने से पहले प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कौन कौन से शहरों में किया गया? हैदराबाद, सूरत और कोलकाता। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के मुख्य विजेता कौन रहे? तो देखो, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में विशेष योगदान के लिए 4 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। देखो, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 अनाउंस्ड। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैज बीन अवार्डेड इन 4 कैटेगरी, एक विज्ञान रत्न, एक विज्ञान श्री, एक विज्ञान युवा और एक विज्ञान टीम। ठीक है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर विज्ञान रत्न 2025 अवार्डी है, ये फिजिक्स के है। और इसके अलावा द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेचुलेट्स ऑल 24 इंडिविजुअल्स एंड टीम अवार्ड ऑफ RVP 2025। तो देखो, राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड में विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है, इनका नाम है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। क्या नाम है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। ये देखो, जयंत विष्णु नार्लिकर प्रोफेसर साहब है, इनको मिला है। उन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान श्री पुरस्कार 8 वैज्ञानिकों को दिया गया है।
विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये 14 युवा वैज्ञानिकों को मिला है। और विज्ञान टीम पुरस्कार टीम अरोमा मिशन को मिला है, कृषि विज्ञान में उनके योगदान के लिए। टीम अरोमा मिशन किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि विज्ञान के लिए। टीम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR से जुड़ी हुई है। ये कौन सी टीम अरोमा मिशन? यह पुरस्कार देश में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने का एक प्रयास है। तो आप महत्वपूर्ण चीज याद रखना कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान रत्न अवार्ड किन्हें मिला है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला न्यूज है कफाला प्रणाली। कफाला प्रणाली देखो, जिसे प्रायोजन प्रणाली, स्पॉन्सरशिप सिस्टम भी कहा जाता है, मध्य पूर्व और खाड़ी देशों के अंदर प्रवासी श्रमिकों के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विवादास्पद श्रम प्रणाली है, एक लेबर सिस्टम है जो खाड़ी देशों के अंदर प्रचलन में, जिसको कफाला प्रणाली बोलते हैं। इसे अक्सर आधुनिक गुलामी के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसने नियोक्ताओं को श्रमिकों पर अत्यधिक नियंत्रण दिया और उनके शोषण को बढ़ावा दिया। अब देखो, कफाला अरबी में इसका मतलब होता है प्रायोजन या गारंटी। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक जो कर्मचारी होता है खाड़ी देशों में कार्य करने वाला, उसको देश में काम करने और रहने के लिए एक स्थानीय नियोक्ता, जिसको कफील कहा जाता है, द्वारा प्रायोजित होना आवश्यक होता है। प्रमुख कार्य प्रणाली देखो, वीजा और निवास नियंत्रण। कफील के पास में श्रमिक का वीजा, उसके निवास की स्थिति जिसको इकमा बोलते हैं, और कानूनी दर्जे पर लगभग पूरा नियंत्रण उसी का होता है। नौकरी बदलने पर रोक। श्रमिक को कफील की अनुमति के बिना नौकरी बदलने की अनुमति नहीं होती वहां पर। अगला है देश छोड़ने पर नियंत्रण। श्रमिक को अक्सर देश से बाहर जाने या वापस लौटने के लिए एग्जिट वीजा के लिए भी कफील की अनुमति की आवश्यकता होती थी। पासपोर्ट जब्त करना। नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त करने की प्रथा आम थी। देखो, ये क्या करते थे कि नियोक्ता होते थे, वो यहाँ से जो लेबर जाते थे उनके समय समय पर पासपोर्ट जब्त कर लिया करते थे, जिससे उनकी आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध लग जाता था। यह प्रणाली शक्ति के गंभीर असंतुलन का कारण बनी, जिससे श्रमिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, शोषण और दुर्व्यवहार होता था। इससे वेतन रोक देते थे, काम की खराब परिस्थितियां होती थी, दुर्व्यवहार किया जाता था इनके साथ में, अधिकारों का इनका उल्लंघन होता था, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम मानक थे उनका उल्लंघन करते थे, शक्ति का असंतुलन था। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपनी वैश्विक छवि को आधुनिक बनाने की आवश्यकता के कारण बहुत सारे खाड़ी देशों ने इस प्रणाली में सुधार किया है। देखो, सऊदी अरब ने अक्टूबर 2025 में सऊदी अरब ने औपचारिक रूप से कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसे अनुबंध आधारित प्रणाली से बदल दिया। इस सुधार के तहत प्रवासी श्रमिकों को अब नौकरी बदलने और बेहतर काम की तलाश करने की स्वतंत्रता मिली है। कौन से देश ने किया ये? सऊदी अरब ने। अगला है कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। इन देशों ने भी प्रणाली में आंशिक सुधार किया है। ठीक है, तो देखो, यूएई, कतर, बहरीन और सऊदी अरब, इन देशों में अब इस कफाला प्रणाली में सुधार हो रहा है। तो कफाला सिस्टम खाड़ी देशों में प्रचलित है और ये जो यहाँ से लेबर जाते हैं उनके नियंत्रण, उन पर कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। अगला है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नियुक्ति ये 24 नवंबर 2025 को पद संभालेंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति BR गवई, जो 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान CJI BR गवई ने 27 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक होगा। इसका मतलब पूरा 2026 में इनका कार्यकाल रहेगा, 2026 और 9 फरवरी 2027 तक। तो 25 के कुछ दिन, नवंबर और दिसंबर, और उसके बाद में 2026 पूरा, और 27 में भी ये 2 महीने हैं, 9 फरवरी तक। तो ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, अगली न्यूज है प्रोजेक्ट अरुणांक। सीमा सड़क संगठन BRO का ये प्रोजेक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में ये चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम पर इसका नाम रखा प्रोजेक्ट अरुण अंक। अरुण की गोद, अंक होता है गोद। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की दूर दराज की घाटियों और अग्रिम क्षेत्रों तक आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना और क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक और रणनीतिक विकास के लिए संचार प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट अरुणांक कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अक्टूबर 2025 में नाहरलागुन में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया गया और ये सड़कों का निर्माण वगैरह हुआ है। दपोरिज पुल है यहाँ पर सुबनसिरी नदी पर, और बाकी कोई खास बात इसमें है नहीं। अगला है ट्रेकोमा उन्मूलन फिजी की उपलब्धि। देखो ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश कौन सा बन गया है? फिजी। मान्यता देने वाला संगठन WHO ने इसको मान्यता दी है। ट्रेकोमा क्या है? ये एक संक्रामक रोग है जो विश्व स्तर पर अंधेपन का मुख्य कारण है। तो आंखों की एक प्रमुख समस्या है ट्रेकोमा। इससे पहले सेनेगल ने जुलाई 2025 में ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला 25वां देश बना था। तो अब ध्यान रखना है कि 26वां देश फिजी बन गया है। कौन से नंबर का है? ट्रेकोमा को उन्मूलन करने वाला 26वां देश है फिजी। नेक्स्ट 9M730 बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल। देखो बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल रूस के द्वारा विकसित एक परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लगभग असीमित मारक क्षमता है। नाम क्या है इसका? बुरेवेस्टनिक। ठीक है, अन्य नाम नाटो ने इसको स्काईफॉल नाम दिया है। संचालन ये परमाणु ऊर्जा चालित होगा। इसे हवा में लंबे समय तक रहने की अनुमति देता है। लगभग असीमित है। इसकी रेंज इन्फिनाइट रेंज है। ये इसकी सबसे बड़ी और अद्वितीय विशेषता है कि इसकी बहुत अधिक रेंज है। परमाणु वारहेड ले जाने में ये सक्षम है। कम ऊंचाई पर और अप्रत्याशित रास्तों पर ये उड़ सकती है, जैसे इसके मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये अमेरिका के मिसाइल रक्षा कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए रूस की रणनीति का हिस्सा है। रूस ने सफल परीक्षण किया है इसका, ठीक है, अक्टूबर में। और मिसाइल ने 15 घंटे की उड़ान में लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। रूस अब इसे तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? रशिया के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट CR-450 विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन चीन द्वारा विकसित की गई। नाम है CR-450, जो फुक्सिंग परिवार का नवीनतम संस्करण है। ये ट्रेन अपनी गति, एरोडायनामिक्स और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के लिए जानी जाती है। अब ये फुक्सिंग फैमिली की ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन का नवीनतम संस्करण है और इसकी स्पीड है 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति इसने हासिल की है। और ये जब वाणिज्यिक रूप से परिचालन होगा तो इसकी गति रहेगी 1 घंटे में 400 किलोमीटर चलना, ठीक है। और 15 किलोमीटर लंबा इसका बेहतर वायु गति के लिए नोज कोन है 15 किलोमीटर लंबा। और बाकी कोई खास बात याद रखने वाली इसमें नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है CR-450 विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का विकास किसने किया है? चाइना के द्वारा। नाम है CR-450। अब अगला है उत्तराखंड में ग्रीन टैक्स मुख्यतः। देखो उत्तराखंड में दिसंबर 2025 से एक टैक्स लागू होगा राज्य के बाहर के वाहनों पर। कारण क्या है कि इससे वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए, राज्य के नाजुक हिमालयी इकोसिस्टम की रक्षा करने के लिए और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य से बाहर से आने वाले जितने भी परिवहन के साधन होंगे उन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा। कौन लगाएगा ग्रीन टैक्स? उत्तराखंड राज्य, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य ग्रीन टैक्स शुरुआत करने जा रहा है। इस टैक्स से जो रेवेन्यू प्राप्त होगा उसका उपयोग पॉल्यूशन कंट्रोल में किया जाएगा। राज्य के जितने भी प्रवेश बिंदु है वहां पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, ठीक है। 80 रुपए 250 ये रेट की दर है, ये कोई काम की बात नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हाल ही में कौन सी हिमालयी राज्य ने ग्रीन टैक्स लगाने की बात की है, तो वो है उत्तराखंड ने ग्रीन टैक्स की बात की है। तो ये था अपना 27 तारीख का करंट अफेयर 28 का। अब हम बात करेंगे 29 तारीख के करंट अफेयर की, और इसमें ये सुविचार डॉक्टर पूनम केसवानी का लिखा है कि मंजिल से ज्यादा सफर हमें आजमा जाता है, हर मोड़ पर एक नया सबक सीखा जाता है। मंजिल से ज्यादा सफर हमें आजमा जाता है, हर मोड़ पर एक नया सबक सीखा जाता है। ये पूनम केसवानी का एक शेर है जो हमें ये बताता है कि हम मंजिल से ज्यादा हमारा जो सफर होता है वो हमें आजमाता है और हर मोड़ पर हमें एक नया सबक सिखाता है, और उस सबक के साथ में हम मंजिल प्राप्त करने में हमें आसानी होती है। तो अब हम बात करते हैं CMS-03 GSET 7R। CMS-03
जीसेट 7R। CMS-03 जिसे जीसेट 7R के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना नेवी के लिए इसरो द्वारा विकसित एक बहु बैंड संचार उपग्रह है। देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नाम है इसका CMS-03। किसके लिए बनाया है ये? भारतीय नौसेना के लिए बनाया है। किसने बनाया है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, भारतीय नौसेना के लिए समर्पित रहेगा। उद्देश्य जीसेट 7 को प्रतिस्थापित करना है। वर्तमान में जो जीसेट 7 है उसकी जगह जीसेट 7 रिप्लेसमेंट आ गया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीसेट 7R। लगभग 4400 किलोग्राम, भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह। वेट क्या है इसका? लगभग 4400 किलोमीटर, 4400। ये भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह। प्रक्षेपण यान LVM-3 से इसको प्रक्षेपित किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, और ये सी, विस्तारित सी और KU बैंड पर वॉइस डेटा और वीडियो लिंक को सपोर्ट करेगा। यह नौसेना को महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षित संचार सुविधा देगा। मतलब कुल मिला के नौसेना के लिए बेहतर कम्युनिकेशन प्रदान करने के लिए एक नया सैटेलाइट विकसित किया गया है जिसका नाम है CMS-03 या जीसेट 7R, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हनोई कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन है? हनोई। ये साइबर अपराध, साइबर क्राइम है, उस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये आ सकता है कि साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है हनोई कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। कौन सा कन्वेंशन है? हनोई कन्वेंशन। यह साइबर अपराध से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है जिसे अनौपचारिक रूप से हनोई कन्वेंशन भी कहा जाता है। इस पर हाल ही में यानी अक्टूबर 2025 में वियतनाम की राजधानी हनोई में इस पर साइन किए गए। इसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने के लिए व्यापक, बहुपक्षीय और कानूनी ढांचा तैयार करना है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता होगा, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बाध्यकारी समझौता होगा। विशेषता क्या है इसकी? ये पहला वैश्विक समझौता है जो साइबर अपराधों को आपराधिक बनाने का कार्य करेगा। इसमें साइबर निर्भर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन बाल यौन शोषण, बच्चों के ऑनलाइन बहकाना जिसको ग्रूमिंग बोलते हैं, ये सब इसमें शामिल होंगे। हनोई में आयोजित समारोह में 72 देशों ने इस कन्वेंशन पर साइन कर दिए गए हैं। यह कन्वेंशन तब लागू होगा जब कम से कम 40 सदस्य देश इसका रेक्टिफिकेशन कर देंगे। अभी तो साइन किया है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन कम से कम 40 लोग करेंगे। तो यह कन्वेंशन साइबर अपराध से निपटने के लिए 2001 में बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन? बुडापेस्ट, जिसका भारत सदस्य नहीं है के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। तो 2001 के बुडापेस्ट कन्वेंशन जिसका भारत सदस्य नहीं है उसकी जगह पर लेगा कौन? हनोई कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? हनोई कन्वेंशन, जो वियतनाम की राजधानी में साइन हुआ है। अगला है बी-मान योजना, उड़ीसा सरकार की पहल है। देखो बी-मान क्या है? बी-मान योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के विमानन क्षेत्र को 4182 करोड़ के निवेश के साथ 5 वर्षों 2025 से लेकर 30 में मजबूत बनाना है। योजना का नाम क्या है? देखो, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन असेट एंड नेटवर्क, बिल्डिंग BMAAN, मान, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन असेट्स एंड नेटवर्क, बीमान नाम दिया है। उड़ीसा ने प्रारंभ किया है। 2025 से 30 की अवधि होगी। उद्देश्य क्या देगा? उड़ीसा को पूर्वी भारत का प्रमुख विमानन केंद्र बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एविएशन के सभी पहलुओं को एक ही व्यापक ढांचे के तहत लाकर राज्य में विमानन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी को बेहतर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट का उन्नयन किया जाएगा, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, MRO सुविधाएं दी जाएगी, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य प्रमुख पर विश्व स्तरीय रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधाएं प्रदान की जाएगी। कुल मिला के बी-मान योजना उड़ीसा सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें विमानन क्षेत्र के अंदर जो इनके असेट और नेटवर्किंग है उसका विकास किया जाएगा। कौन सी योजना है? बी-मान। कौन से राज्य की है? उड़ीसा की। अगला है एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है जिसमें पहली बार भारत ने एक गैर नाटो देश के रूप में भाग लिया। अभी तक तो नाटो देश भाग लेते थे, इसमें भारत ने गैर नाटो देश के रूप में भाग लिया है। स्पेनिश वायुसेना मेजबानी कर रही है। इसकी स्थान है केंद्रीय द्वीप समूह में गेंडो एयरबेस, स्पेन में केंद्रीय द्वीप समूह है, वहां का गेंडो एयरबेस
पर आयोजित किया जा रहा है। 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। मेजबान स्पेन के अलावा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, पुर्तगाल और फ्रांस सहित कई देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना में भारतीय इस अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वैश्विक रक्षा सहयोग में उनकी बढ़ती भूमिका और सैन्य शक्ति को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने अपने सुकोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ में भाग लिया। इंडियन एयरफोर्स को उन्नत बहुराष्ट्रीय वातावरण में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिससे उनकी युद्धक तैयारी और अंतर संचालनीयता में सुधार हुआ। ये उद्देश्य वगैरह, ये एक्सरसाइज ओशन स्काई स्पेन द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली एक प्रतिष्ठित एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसमें नाटो देशों की वायुसेना हिस्सा लेती है, लेकिन पहली बार भारत गैर नाटो सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है। इतनी बात है। इस साल भारत पहली बार ओशन स्काई में शामिल हुआ है। ऐसा करने वाला ये पहला गैर नाटो देश बन गया है। यह अभ्यास 20 से 31 अक्टूबर तक स्पेन के केंद्रीय द्वीप समूह स्थित गेंडो एयरबेस पर चल रहा है। इतनी बात आपको इस संबंध में ध्यान होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली। देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बनकर तैयार हो चुका है। देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ नाम है इसका, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा। आदिवासी नायकों की वीरता, बलिदान, संघर्ष की कहानियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शाया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में आप यहाँ पर QR कोड स्कैन करके देख सकते हो, कहानियों वगैरह को फोटो भी खिंचवा सकते हो। 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रहों की झलकियां इसमें दिखाई जाएगी। तो देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है नियोम स्काई स्टेडियम, विश्व का सबसे ऊंचा खेल मैदान तैयार होने जा रहा है। देखो कितना ऊंचा, रेगिस्तान की सतह से 350 मीटर ऊपर स्थित होगा। नाम है नियोम स्काई स्टेडियम। कहां पर है? सऊदी अरब। नियोम स्काई स्टेडियम नियोम सऊदी अरब में रेगिस्तान की सतह से 350 मीटर ऊपर होगा। लगभग 46,000 दर्शक बैठने की क्षमता होगी। इसमें 2034 के फीफा विश्व कप के लिए तैयार किया जा रहा है और सोलर और विंड एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा से ये चलेगा। डेनियल अल्साइड्स कैरियन स्टेडियम जो पेरू में है, ये अभी 4,338 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्टेडियम है। क्या नाम है इसका? डेनियल अल्साइड कैरियन स्टेडियम पेरू में। और चेल क्रिकेट ग्राउंड भारत के हिमाचल प्रदेश में, ये 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नियोम स्काई स्टेडियम जमीन से ऊपर अपनी संरचनात्मक ऊंचाई के कारण सबसे ऊंचा होगा, जो रेगिस्तान की सतह से 350 मीटर ऊपर होगा। नियोम स्काई स्टेडियम कहां बन रहा है? सऊदी अरब के अंदर। ये फोटो देख लो आप। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम 30 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। और 30 अक्टूबर 2025 के लिए सुविचार है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। हार, जब व्यक्ति पराजित होता है, जब हार जाता है, तो उस हार से व्यक्ति को सबक मिलता है। वो सबक आपको और अधिक बेहतर बनने का मौका देता है। जिस प्रकार हीरे को जितना अधिक हम घिसेंगे उतना ही अधिक चमक पैदा करेगा, वैसे ही ये जो हार है वो आपको और अधिक सबक प्रदान करती है, और बेहतर होने का मौका देती है, और आपको और ज्यादा परिष्कृत होने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तब हम बात करते हैं सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए एक विशेष अभियान चलेगा। कब? 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक राजस्थान में भवनों के और सड़कों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। इसमें क्या होगा, जितनी भी बिल्डिंग्स और जितनी रोड वगैरह है ना, इनके निर्माण में और मरम्मत कार्यों में ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें PWD, नगरीय विकास और आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, समग्र शिक्षा अभियान, ये इन चारों विभागों से संबंधित निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करेगा। देखो कौन, एक तो PWD का, सार्वजनिक निर्माण विभाग का, एक नगरीय विकास और आवासन विभाग, हाउसिंग बोर्ड का, एक स्वायत्त शासन विभाग का, और एक समग्र शिक्षा अभियान, समसा बोलते हैं जिसको, उसका।
निरीक्षण के लिए समितियां गठित हुई है, 3 विशिष्ट निरीक्षण समितियों का गठन किया गया है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए भी समिति है, कौन किसमें कौन अध्यक्ष होगा वगैरह, ये समितियों के प्रावधान यहाँ लिखे हुए हैं जो ज्यादा काम के नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इन 4 विभागों में भवनों के और सड़क निर्माण से संबंधित पॉलिटी और निर्माण और मरम्मत से संबंधित जांच करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपीय शतरंज क्लब 2025 भारतीय प्रदर्शन। डी गुकेश, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, और दिव्या देशमुख ने 2025 में आयोजित यूरोपीय शतरंज क्लब कप में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। टूर्नामेंट है यूरोपीय शतरंज क्लब कप, यूरोपियन चेस क्लब कप 2025। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा 4 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते गए। डी गुकेश ने ओपन में शीर्ष बोर्ड रोमानिया की टीम सुपर चेस की और स्वर्ण पदक मिला है। और दिव्या देशमुख को महिला में दूसरा बोर्ड मोंटे कार्लो की टीम के साथ में स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, दिव्या देशमुख ने टूर्नामेंट के दौरान इस 2500 के पार इनकी रेटिंग पहुंच गई है। ग्रैंड मास्टर का खिताब मिलने की उम्मीद है। और निहाल सरीन और अभिमन्यु पुराणिक ने भी अपने बोर्ड पर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। और यह जीत गोवा में होने वाले आगामी शतरंज विश्व कप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आगामी शतरंज विश्व कप कहाँ आयोजित होने जा रहा है? गोवा के अंदर। कहां पर है? गोवा में आगामी शतरंज का विश्व कप आयोजित होने जा रहा है। डी गुकेश आप जानते ही हो, डी गुकेश का नाम ये शतरंज के बादशाह है वर्तमान में। ठीक है, अगला है पोसाइडन परमाणु संचालित टारपीडो। नाम है पोसाइडन, स्टेटस 6 है इसका। एक और नाम है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सफल परीक्षण की घोषणा की है। यह परमाणु संचालित, परमाणु सक्षम, मानव रहित, पानी के नीचे चलने वाला वाहन है जिसे टॉरपीडो कहते हैं, जिसे रणनीतिक सुपर वेपन माना जाता है। यह पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा और यह परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। बाकी ये तो ध्यान है ना। पोसाइडन परमाणु संचालित टारपीडो किसने विकसित किया है? रसिया का है। इसके बाद रेडियोधर्मी सुनामी का खतरा रहता है, इसमें पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। दूसरा, ये दुनिया में इस तरह का कोई दूसरा हथियार नहीं है, ये देखो। ठीक है, इसे अमेरिका की मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए एक नया और अप्रत्याशित खतरा माना जा रहा है। नेक्स्ट है आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कॉनोली। कौन है? कैथरीन कॉनोली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है और ये स्वतंत्र वामपंथी नेता है, राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है। 63% वोट मिले हैं। बाकी इनमें कोई खास बात है इनमें है नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। कौन सी देश की राष्ट्रपति कैथरीन कॉनोली है? आयरलैंड की। नेक्स्ट, बेरन द्वीप के लिए पहली यात्री यात्रा। देखो, यात्री पोत का नाम है सिंधु। 26 अक्टूबर 2025 को सफल यात्रा की। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या नाम है इसका? बेरन द्वीप। कहां पर? अंडमान निकोबार के पास में बेरन द्वीप है, वहां पर ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बेरन द्वीप। अंडमान प्रशासन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पोत को मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण ने 24 अक्टूबर 2025 की रात को पोर्ट ब्लेयर में हेडो वार्फ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जहाज में 500 यात्री और 125 स्टूडेंट थे। अंडमान में साहसिक और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना वगैरह ये। ठीक है, तो ये पहली यात्रा कंप्लीट हुई है बेरन द्वीप के लिए जिसका नाम दिया है सिंधु। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य मूर्ति का अनावरण बीजिंग में हुआ है। बीजिंग में भारतीय दूतावास परिसर है चाइना में, वहां पर कांस्य मूर्ति किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। भारतीय राजपूत प्रदीप रावत ने इसका उद्घाटन किया है। यह मूर्ति चीन के प्रसिद्ध कलाकार युआन शिखुन ने बनाई है, ये वाली मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लोप गेंडा। स्लोप गेंडा एआई जनरेटेड प्रचार है। देखो, क्या स्लोप गेंडा एक नया शब्द है जो वर्तमान डिजिटल और एआई संचालित सूचना युग से संबंधित। यह शब्द स्लोप, निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री को बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप गेंडा, गेंडा मतलब प्रोपेगेंडा से वहां शब्द लिया है गेंडा। राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्यों के लिए विचार और राय में हेरफेर करने के उद्देश्य से एआई द्वारा तैयार की गई निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री जिसको बोलते हैं स्लोप का ऑनलाइन बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करना, ये कहलाता है स्लोप गेंडा। ये ऐसी सामग्री है जो जल्दबाजी में एआई जनरेटिव टूल्स का उपयोग करके बनाई जाती है। इसमें गुणवत्ता की कमी होती है, जैसे एआई द्वारा जनरेट किए गए अपूर्ण या भ्रामक टेक्स्ट या वीडियो। सामग्री को एआई टूल्स का उपयोग करके बहुत ही तेजी और बड़े पैमाने पर बनाया और फैलाया जाता है। विचारों और विश्वासों को गुमराह करना, भ्रमित करना वगैरह ये वगैरह इसको बोलते हैं
स्लोप गेंडा। स्लोप गेंडा दो शब्दों से बना है, एआई स्लोप और प्रोपेगेंडा। एआई से बना बेकार या फर्जी कंटेंट को बोलते हैं स्लोप, और प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार करना। इसका मतलब ऐसा एआई से बनाया गया झूठा या भ्रामक कंटेंट जो लोगों के विचार या राजनीतिक सोच को प्रभावित करने के लिए फैलाया जाता है। हाल ही में ये सब तीन शोधकर्ताओं मिखाल क्लिनसेविच, मार्क अल्फानो और अमीर इब्राहिमी यार्ड ने मिलकर बनाया। उन्होंने देखा कि एआई से तैयार किया गया बहुत सारा कंटेंट झूठा आधा सच फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो स्लोप गेंडा क्या है? एआई जनरेटेड प्रचार को कहा जाता है स्लोप गेंडा। नेक्स्ट, ये था 30 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर पूरा। और आज के करंट अफेयर में हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल नॉलेज का एक टेस्ट, जिसमें आपको एक सवाल दिया जाएगा और जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है जो लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? ऑप्शन कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, मिसिसिपी मिसोरी बेसिन या नील बेसिन। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें 31 अक्टूबर का करंट अफेयर होगा। धन्यवाद।